गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड बहुत दिक्कत आ आफ्टरनून। रही थी क्या लिंक ज्वाइन करने में आप लोगों को? यस मैम, वो मीटिंग थोड़ा एक्सपायर हो गया था तो वो ज्वाइन हो नहीं सकता था फिर। ओके, ऑल राइट। क्या करे थे लास्ट टाइम? हम लास्ट क्लास में क्या किया है कल हमने? मैम कल वो पेंशन स्कीम वाला सम कंप्लीट किया था। पेंशन स्कीम? अच्छा, ये 80C। ओके। न्यू पेंशन स्कीम। इट्स नॉट अ पेंशन स्कीम, इट्स अ न्यू पेंशन स्कीम। जो न्यू पेंशन स्कीम में पैसे सबमिट करते हैं, नॉट सबमिट, सेव करते हैं, उसे हम 80C में डिडक्शन का पार्ट कंसिडर करते हैं। और अगर आप पेंशन वर्ड कहीं बोलते हैं तो पेंशन इज अ पार्ट ऑफ सैलरी, वो टैक्सेबल होता है और ऐड होता है सैलरी में। ओके ओके। ओके मैम, ओके मैम। दो अलग अलग बातें हैं। पेंशन इज अ पार्ट ऑफ सैलरी एंड न्यू पेंशन स्कीम इज अ पार्ट ऑफ अ डिडक्शन। ओके। या रेंट फ्री अकोमोडेशन कर रहे थे हम लोग न्यू पेंशन स्कीम नहीं कर रहे थे, हम रेंट फ्री अकोमोडेशन कर रहे थे। यस मैम, राइट। आपने टेबल बनवाया था। लिखिए उस टेबल को, आगे कंटिन्यू करिए। आपने लिखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर फर्निश्ड एंड अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। हाँ जी मैम। राइट। और फर्निश्ड एंड अनफर्निश्ड में गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अनफर्निश्ड को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट लिखा है आपने रेंट फ्री एंड सेकंड लिखा है एट द कंसेशनल रेट। एंड अगेन फर्निश्ड में भी आपने रेंट फ्री लिखा है और एक लिखा है कंसेशनल रेट। राइट। यस मैम। और इसमें जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, वो आपने लिखा है लाइसेंस फीस। लाइसेंस फीस माइनस रेंट एक्चुअली पेड। रेंट फ्री में अगेन लाइसेंस फीस प्लस 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। कंसेशनल में लाइसेंस फीस माइनस रेंट एक्चुअली पेड प्लस 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। राइट। यस मैम। अब अदर एम्प्लॉयर में जाइए और अदर एम्प्लॉयर को दो पार्ट्स में डिवाइड करिए। फर्स्ट इज अनफर्निश्ड एंड सेकेंड इज फर्निश्ड। अनफर्निश्ड अकोमोडेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करिए। फर्स्ट लिखिए ऑन रेंट और लीज। ऑन रेंट और लीज। और सेकंड पार्ट लिखिए ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। बहुत ध्यान से बनाइएगा, किसी भी बुक में टेबल नहीं है जो बनवा रही हूँ, नोट कर लीजिए। इसमें थ्योरेटिकल वे में अलग अलग तरीके से लिखा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। ऑन रेंट जो है, अब उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड करिए। ऑन रेंट और लीज जो है उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड करिए। फर्स्ट में लिखिए 0-10, दैट मीन्स 0 up to 10। 0-10। सेकेंड पार्ट में लिखिए 10 to 25 और थर्ड में लिखिए +25। अगेन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड करिए। फर्स्ट लिखिए 0 to 10, सेकेंड 10 to 25 and third is +25। ओके। ऑन रेंट और लीज, इसमें 0 to 10 में लिखिए 15% ऑफ सैलरी।
सेकेंड 10 to 25 में लिखिए 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल, सॉरी 0 to 10 में भी लिखना है 15% ऑफ सैलरी और द एक्चुअल अमाउंट। सेकेंड 10 to 25 में भी लिखिए 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल अमाउंट। और थर्ड प्लस टू 25 में भी लिखिए 15% और एक्चुअल। नेक्स्ट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में 0 to 10 में लिखिए 7.5% ऑफ सैलरी, 10 to 25 में लिखिए 10% ऑफ सैलरी और प्लस 25 में लिखिए 15% ऑफ सैलरी। नाउ फर्निश्ड अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन में अदर एम्प्लॉयर में अब आप लिखेंगे फर्निश्ड अकोमोडेशन। उसे भी दो पार्ट्स में डिवाइड करिए। फर्स्ट लिखिए ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड सेकंड लिखिए ऑन रेंट और लीज। एंड सेम उसे भी वैसे डिवाइड करिए। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर प्लस 25, 10 to 25, 0 to 10 एंड रेंट ऑन लीज पे भी 0 to 10, 10 to 25 प्लस 25। ये बनाइए। लिख लिया? यस मैम। यस मैम। ओके अब 0 to 10 में ऑन रेंट ऑन लीज में भी लिखिए 15% ऑफ सैलरी प्लस 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। सेम लिखना है सब में लेकिन प्लस 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। ये किसी स्टूडेंट ने सेंड किया मैसेज कि मैम रिक्वेस्ट प्लीज एक्सेप्ट करो। किसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की भाई मैंने? आप लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो रही है ना? मतलब ऐसा तो नहीं कि आप रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर पा रहे थे मैम स्टूडेंट्स? मैम पहले जो लिंक आया था वो एक्सपायर्ड है, लेकिन जो नया लिंक आया था उसमें हो रहा था ज्वाइन। उसमें हो रहा है ना? ठीक है ओके। सेम आप लोगों ने एंट्री कर दी, लिख लिया ऐसे ही? यस मैम। अब यस थर्ड मैम। पार्ट लिखिए। फर्स्ट था आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, सेकंड था अदर एम्प्लॉयर और थर्ड है इन होटल। उसमें लिखिए 15% ऑफ सैलरी। राइट डाउन 15% ऑफ सैलरी। एक बार जरा इसको तसल्ली से 2 मिनट देखे एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नोट कराती हूँ। इसका क्वेश्चन करना जरूरी है भी।
इन होटल में लिख लीजिए 24% ऑफ सैलरी, वो अमेंड हो गया, सॉरी नॉट 15%, इस साल अमेंड हुआ, लिखिए 24% ऑफ सैलरी इफ यू स्टेड मोर देन 15 days इन होटल। आप लोगों को पता है पब्लिक सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है बच्चे? आप लोगों को पता है पब्लिक सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में कोई डिफरेंस होता है कि नहीं होता है, और होता है अगर तो क्या होता है? मैम बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। मैम ओके। हो सकता है पब्लिक सेक्टर लेट मतलब ये मी होता होगा लाइक, हाँ, विनीत आप एक बोल एक लो। करके बताइए। लैपटॉप ऑन करूँ क्या कैमरा पे? नो मैम इट्स फाइन, रिदम नो इफ मैम। यू वांट टू प्रोसीड यू प्रोसीड फर्स्ट। किसने बोला नो मैम? मैम मैंने ये कहा था कि आप कोई ऐसी नीड नहीं है कैमरा ऑन करने की, लाइक दैट। ओके, हाँ बताइए क्या डिफरेंस होता है? मैम शायद ही होता होगा, तुक्का है मैम, कि लाइक पब्लिक सेक्टर का मतलब ये होता है जैसे जो टैक्स वगैरह में जो लोग होते हैं, लाइक इनकम टैक्स एंड आईएएस वगैरह, एंड गवर्नमेंट सेक्टर जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में होते हैं, लाइक जो कंपनीज में, बैंक्स वगैरह में शायद। अच्छा, अगर आप कहीं कुछ वर्ड बात करते हैं तो आपको तुक्का वर्ड नहीं बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए गेस, ठीक है? आगे से ध्यान रखिएगा। ओके मैम। हम्म। और कोई बच्चा जो बताना चाहेगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है? Yes, ma'am. If we talk about the complexity of working in both government and private sector, so हम्म। the complexity of performing the operations in government sector is considerably high because we have to take orders from the seniors. Uh, and if we are in private sector, considerably there is a hierarchy that is followed in a private sector. So transfer of decision making power is very quick. So anybody can take action very quickly in private sector. हम्म। ओके, एनी अदर स्टूडेंट, स्पेशली यस मैम। गर्ल्स? हाँ ऋषभ बोलिए। Ma'am, private sector is a sector where government invest money and let them work independently and take their own decision. But in government sector, government invest money and it is operated by the government also, and government is the sole have the sole right to operate it also. ओके, नाइस, नाइस इंप्रेशन। एनी अदर, स्पेशली गर्ल्स? लड़कियां नहीं पढ़ती हैं क्या क्लास क्लास की? गर्ल्स, एनीवन? What is the difference between the government sector and the public sector? Ashi 2094। मैम कंफर्म नहीं है बट आई ट्राई। जैसे कि गवर्नमेंट ओके, कंपनी कोई जो बात है, नहीं, कंफर्म नहीं है तो हाँ बताइए। हाँ 51% जो शेयर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो हम्म। गवर्नमेंट कंपनी 51% शेयर्स वो गवर्नमेंट के पास होते हैं। जो बचे हुए होते हैं वो पब्लिक को सेल कर सकते हैं शेयर्स, और पब्लिक कंपनी में सारे के सारे शेयर्स हम पब्लिक को दे सकते हैं। ओके, कनिष्का यादव, कनिष्का यादव। कनिष्का यादव 127। मैम मैम बिबिधा। टू थ्री Yes, नाइन ma'am. हाँ, अनम्यूट Yes, करिए ma'am. और बताइए। टीवी पहले ऑफ Yes, करिए, पहले टीवी ऑफ करिए। बताइए। yes, ma'am. मैम जो पब्लिक सेक्टर होता है वो उनका मेन मोटिव होता है टू सर्व द सिटीजन्स, एंड जो प्राइवेट सेक्टर होता है मतलब इनमें होता है मेन मोटिव अर्निंग द प्रॉफिट। मैं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं गवर्नमेंट सेक्टर
और पब्लिक सेक्टर की बात कर रही हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर? मैम आई डोंट नो। ओके, इतने शोर में पढ़ाई कैसे करते हो तुम लोग? मल्लिका सिंघल 2608 यस मैम। बताइए। मैम बताइए। छोड़ दीजिए। कितनी लड़कियों के साथ कितनी दिक्कत है, बाप रे बाप। एक लड़की ठीक से आंसर नहीं दे पा रही है। किसी के घर मैम में मैं बोलूं? प्रॉब्लम है, किसी के साथ कोई इशू है, किसी के साथ कोई बवाल है। एनीवेज, मैम एक पॉइंट मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल बोलिए, एक नहीं 5 पॉइंट बताइए। मैम गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, जैसे हेल्थ हो गई, एजुकेशन वगैरह हो वाह, गई। इसलिए गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए है। ओके, बताइए, आप बताइए और बातें बताइए। मैम मैम क्या? प्राइवेट सेक्टर में गूगल प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है? गूगल प्राइवेट सेक्टर है बेटा। पहली बात, मैंने आप लोगों से डिफरेंस पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट सेक्टर and the public sector? More the students are answering me what is the difference between the government sector and the private sector. And then I would like to correct you. Nowadays, this is 21st generation. You are, in fact, we are, हम यंग जनरेशन को स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ऐसा कंसर्न नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज गूगल इज अ प्राइवेट कंसर्न एंड एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटी यू आर गेटिंग इन अ गूगल। इफ यू गेट अ जॉब इन अ गूगल, अगर आप लोग ग्रेजुएशन करने के बाद एमसीए करते हैं और लकीली आप लोगों की जॉब गूगल में लिख जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका खानदान सेट हो गया है। इसका ये मतलब नहीं आप सेट हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। गूगल में आपको कार खरीदने की जरूरत नहीं है, कार आपको गूगल प्रोवाइड करता है, कार पार्किंग आपको गूगल प्रोवाइड करती है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर आपको गूगल कंपनी में विद इन प्रोवाइड होता है, आपकी लॉन्ड्री गूगल में प्रोवाइड होती है, आपके किड्स के लिए क्रच गूगल ऑफिस में प्रोवाइड होता है, आपके ऑफिस में ही सब कुछ है, वहां पे आपका जिम तक वहां पर है। ओके, आर यू लिसनिंग मी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So Ma'am, these days the scenario is now changed, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। बट मैं बेसिक हिसाब से पूछ रही थी कि इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये आप लोगों को पता है या नहीं है? तो सुनिए, प्राइवेट सेक्टर में, अच्छा हाँ बताइए, किसी और बच्चे को बताना है तो पहले बता दीजिए। ma'am, मैम one मेरे point. को पॉइंट था। हाँ बताइए। एक सेकंड, आप मत मैम बोलिए लाइक 621, बाकी एक लव्य को बोलने दीजिए। मैम लाइक इन पब्लिक सेक्टर जो वो सैलरी पे करते हैं एम्प्लॉयज़ को, वो उनकी जो इनकम होती है उसमें करते हैं। लाइक गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, एंड गवर्नमेंट सेक्टर में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है सैलरीज पे करने की। हम्म, राइट। और कोई बच्चा? Ma'am, can I? हाँ प्लीज, यू कैन, व्हाई नॉट। Ma'am, actually, there is a big difference in style of leadership. When we talk about private sector, majorly laissez-faire style of leadership is followed. Every individual has their own responsibility and they can have a full control over their responsibility. But if we talk about the government जस्ट गॉट इट। चेतन गोयल 439। Yes, ma'am. Yes, answer me. What is the difference between the private public sector and the government sector? अभी आप लोगों Ma'am, ने लिखा रेंट फ्री हाउस अकोमोडेशन में, अभी आप लोगों ने लिखा कि द डिफरेंस बिटवीन द ट्रीटमेंट ऑफ द रेंट फ्री हाउस अकोमोडेशन फैसिलिटी फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉर प्राइवेट सेक्टर। किसी में टैक्सेबल अमाउंट जो है 15% ऑफ सैलरी है, किसी में 10% ऑफ सैलरी है, किसी में 7.5% ऑफ सैलरी है, किसी में लाइसेंस फीस है, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट ही बात स्टार्ट होती है कि डिफरेंस कहाँ पे आता है इसमें, गवर्नमेंट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर में। तो डिफरेंस क्या है गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में? मैम इफ़ वी टॉक जनरली, तो अगर देखा जाए तो मैम गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होती है पब्लिक सेक्टर के अकॉर्डिंग। ऑल्सो मैम आपने एक बार पहले ही बताया था, जैसे डीएनएस अलाउंस है अब जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो नहीं दे रही है गवर्नमेंट सेक्टर में, और पब्लिक सेक्टर में वो अभी भी एम्प्लॉयज़ को मिलती है। हम्म,
और मैम जो एग्जामिशन लिमिट्स हैं वो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को शायद नहीं मिलती और गवर्नमेंट सेक्टर को ही मिलती हैं, जो कि हमने ड्राइविंग अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस में पढ़ा। ओके। बच्चे टीचर की बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, तुम लोग टीचर को भगवान बना देते हो ना। दिस इज टू बैड। मैम आपने कहा था कि बीजेपी में ऐसा हुआ था, डीएनएस अलाउंस मिला था। यो आप लोग जो भी बातें सुना करिए ना किसी भी टीचर से, किसी भी मेंटर से, जरूरी नहीं है वो हमेशा सही हो, चाहे वो मैं भी हूँ। स्पेशली अगर वो पढ़ाने की बात है तो आप लोग हमेशा जज किया करिए आगे भी लाइफ में। एनीवेज मैं इस बारे में बाद में कभी डिस्कस करूंगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर एंड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयर में और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज में क्या डिफरेंस होता है ये आपको ठीक से पता होना चाहिए। सेकेंड ईयर में आप लोगों ने, जैसे विनीत ने बहुत सारे डेफिनेशंस बताई, कुछ स्टूडेंट्स ने, ऋषभ ने, एकलव्य ने भी कुछ डेफिनेशंस बताई। तो यू आर नॉट हियर डिस्कसिंग द डेफिनेशंस। आप लोग एग्जाम में थ्योरेटिकल स्टोरी मेकिंग नहीं कर रहे हैं, आप लोगों ने अपने दिमाग में इस बात को बिठा लिया है। नाउ यू आर नॉट किड्स, अब आप लोग एक यंग एज में आ चुके हैं, तो अपने माइंड को सबसे पहले थोड़ा सा ग्रो अप करिए। आप सारे बच्चे डोंट बिहेव लाइक किड्स। आप लोगों की ज्यादातर बातों के जवाब, जो आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं या आप लोगों की शिकायतें होती हैं, सारी बच्चों वाली होती हैं। बिहेव लाइक द ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स, क्योंकि मास्टर डिग्री में आपको मेंटर्स नहीं मिलेंगे, पीएचडी में आपसे कोई बात भी नहीं करेगा, आपको पीछे पीछे आना पड़ेगा, शायद ही कोई आपसे बात करे, और आपकी पर्सनैलिटी आपको खुद ग्रूम अप करके जॉब में आना पड़ेगा और सेटल करना पड़ेगा। और अगर आप अभी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे कि हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, हमें ये बात चाहिए, हमें वो चाहिए, तो आप compete नहीं कर पाएंगे डेवलपिंग कंट्री में कहीं पे भी। वो कहते हैं ना कि 10 इंटरव्यूज में धक्के खाने पड़ता है, वो वाला हिसाब हो जाता है। तो अपना माइंड थोड़ा सा मैच्योर करिए सभी बच्चे। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय एंड प्राइवेट सेक्टर। इनमें ये जो आप लोगों ने बातें बुक्स में पढ़ी है कि जॉब सिक्योरिटी होती है, डीएनएस अलाउंस मिल जाता है किसी में, आप कंफर्ट जोन में रहते हो, फैसिलिटी अच्छी मिलती है, जॉब कभी नहीं जाती है, इन सारी बातों के अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉयर वो होता है, जब गवर्नमेंट सेक्टर वो होता है जहां पर पब्लिक का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री एंड रेलवेज मिनिस्ट्रीज, ये जो मिनिस्ट्रीज हैं ये कंप्लीटली गवर्नमेंट सेक्टर है, 100% गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। दैट मीन्स इसमें पब्लिक इन्वेस्ट नहीं करती है, पब्लिक सजेशन नहीं देती है, पब्लिक की कोई राय ओपिनियन नहीं ली जाती है कोई भी काम करने से पहले। मुद्दे की बात ये है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे देश में जीडीपी 100 रुपए आ रही है, नेशनल इनकम 100 रुपए आ रही है, और हमें 100 में से 80 रुपए आज के टाइम में, मतलब जो भी टाइम होगा, सिर्फ हमें डिफेंस में इन्वेस्ट कर देने चाहिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान से इस टाइम पे बहुत सारे इश्यूज हैं, तो वो 100 में से 80 के 90 रुपए भी डिफेंस में लगा सकती है। उस टाइम पे कोई लेक्चरर ये नहीं कह सकता है कि जो एजुकेशनल बजट है, एजुकेशन पे बजट हर साल जो है 7% इन्वेस्ट होता था, अब 7% से 1% इन्वेस्ट हो गया, ये हो गया है 0.6% हो गया। गवर्नमेंट को सही लगता है तो गवर्नमेंट वो करेगी, वो आपसे पूछेगी नहीं, आपकी सलाह नहीं लेगी। एक बार इलेक्शन हो गया फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, कंप्लीट होल्ड उसका है। आप लोग जो बात करते हैं, जो जवाब देते हैं, आप लोगों के जवाब होते हैं बच्चों वाले कि मैम गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लग जाती है तो कभी जॉब नहीं जाती मैम, उसमें पेंशन मिलती है। तो अगर आपसे कहीं कोई पूछ रहा है गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है, तो आपको ये बताना है कि गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि गवर्नमेंट जॉब क्या होती है, तब आप ये बातें बताएंगे जो आपने आंसर्स दिए। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, कॉर्पोरेट लॉ, जो कंपनी इन कंपनसेशन लॉ इस वक्त आप लोग पढ़ रहे हैं, उसमें जहां तक मुझे आइडिया है, आप लोग जो पढ़ रहे होंगे, थोड़ा कोर्स अगर फास्ट चल रहा होगा, ट्रैक पर होगा, थोड़ी डिफिकल्टी स्टार्टिंग में आ रही होगी अभी, तो उस टाइम पे आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि अगर किसी को कंपनी स्टार्ट करनी है, फॉर एग्जांपल दीपिका और एकलव्य को एक साथ एक कंपनी स्टार्ट करनी है, इनके पास 60 लाख रुपए हैं, 40 लाख रुपए इनके पास कम है, तो जो 40 लाख रुपए इनके पास कम है, वो 40 लाख रुपए पब्लिक से फंड उठाएंगे। ये किसी बैंक से लोन लेने नहीं जा रही, ये पेरेंट्स से लोन नहीं ले रहे हैं, इनके पास पैसा ही नहीं है। इन्होंने क्या किया, शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को रजिस्टर कराया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया, और एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सो ऑन, जो आपने 12th में पढ़ा था, उसके बेसिस पर आप ये पढ़ रहे हैं कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। आप लोगों ने 40 लाख रुपए मार्केट से फंड उठाया रजिस्ट्रार के थ्रू, अपनी कंपनी को रजिस्टर करके, उसके बाद आप सेबी के पास जाते हैं, एप्लीकेशन लेते हैं, 40 लाख रुपए उन लोगों से लेके आपने इन्वेस्ट कर दिया, 1 करोड़ का आपने बिजनेस इन्वेस्ट स्टार्ट कर दिया। अब इसमें पब्लिक का पैसा लगा है, दिस इज द पब्लिक कंपनी, ये आपकी प्राइवेट कंपनी नहीं है।
इसमें 51-49 का एक हिसाब किताब होता है जो स्टार्टिंग में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन वो रियलिटी में 70-30, 90-10, 80-20 ऐसे करके कोई भी रेश हो सकता है, जिसमें पब्लिक का पैसा लगा है। अब जब आप कोई भी फैसला लेंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, दैट मीन्स जिन्होंने 60 लाख रुपए लगाए थे, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। अब अगर वो कंपनी के लिए कोई भी फैसला लेते हैं तो पब्लिक से पूछा जाएगा, पब्लिक का एक रिप्रेजेंटेटिव उसमें बैठा होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स आप लोग पढ़ेंगे, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एनुअल मीटिंग एंड statutory meeting, annual general meeting and general meeting and extraordinary general meeting, 4 kinds of meetings are there। उसमें आप पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का रोल कि वो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होता है, मीटिंग कंडक्ट नहीं करा सकता है, सिर्फ बैठता है, बताता है पब्लिक के फेवर में काम हो रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल टाटा ने क्या किया कि वेस्ट बंगाल में नैनो का, टाटा ये जो कार है नैनो का प्रोजेक्ट चल रहा था और वो वहां पर चला रहा है बिजनेस, अपना अच्छा चला रहा है, सब कुछ चल रहा है बिजनेस, लेकिन अचानक से ममता बनर्जी, लेफ्ट पार्टी, मैं लेफ्ट के अगेंस्ट नहीं बात है, ये कहती है लेफ्ट पार्टी कि भाई हमें यहाँ पे इक्वालिटी चाहिए, हमें मजदूरों को ज्यादा कंपनसेशन चाहिए, सोन ब्ला ब्ला ब्ला। टाटा बहुत अच्छा बिजनेसमैन है लेकिन थोड़ा सा सनकी है, ये बात सभी जानते हैं कि कहीं भी आप ब्रिलियंट लेवल पर होंगे तो थोड़ा सा आपके अंदर एक सनक होती है, एक साइकोनेस होता है हर किसी में कि कोई अटक जाता है। टाटा ने क्या किया, पूरा नैनो प्लांट ही बंद कर दिया, कंपनी ही बंद कर दी और पूरी कंपनी को शिफ्ट करा दिया गुजरात में। उसकी कंपनी है, जो पब्लिक का पैसा लगा 20%, अटॉर्नी जनरल ने कहा ठीक है आप गुजरात में रखते हैं प्लांट तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है, वेस्ट बंगाल को। लोग रोड पर आ गए क्योंकि इंडिया में अगर एक फैमिली चल रही है तो उसमें हो सकता है सिर्फ फादर अर्निंग और बाकी सब लोग उसके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट और फाइनेंशियली बर्डन हो उस इंसान के ऊपर, एक ही आदमी पूरी फैमिली का बर्डन चला रहा। तो उस केस में क्या होता है कि अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो पूरी फैमिली अनएम्प्लॉयड है। ऐसा होता है बहुत जगह, बहुत काफी फैमिलीज में ऐसा है, इंडिया में आज भी ऐसा है कि एक के ऊपर सब लोग डिपेंडेंट होते हैं। तो क्या होता है कि गुजरात जो वेस्ट बंगाल है वहां की जीडीपी खत्म, वहां की जो स्टेट इनकम है कम हो जाती है, लोग रोड पर आ जाते हैं और टाटा ने सेट कर दिया प्लांट अपना गुजरात में अचानक से हाई हो जाता है, लोगों की प्राइस मनी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, जो रिप्रेजेंटेटिव है पब्लिक का, वो एनुअल जनरल मीटिंग में ये कहता है कि नहीं इट्स फाइन, नो इश्यूज एट ऑल, आप पब्लिक के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे हैं, पैसा जो है उस कंपनी में जो अगर इन्वेस्ट हुआ है वो पूरी ऑल ओवर द कंट्री से इन्वेस्ट हुआ है, तो आराम से शिफ्ट हो गया, कोई इश्यू नहीं हो सकता। तो पब्लिक का मतलब है कि आप पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं बट विद द प्रॉफिट मेकिंग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब अपने टी शेप अकाउंट सब बनाना सीखते हैं 10th-12th में, एक आप उसमें बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट से आप इनकम हुई और खत्म हो गया, पैसा खर्च हो गया, वो गवर्नमेंट सेक्टर। 100 रुपए मेट्रो में आया और 100 रुपए मेट्रो की मेंटेनेंस में, मेट्रो को मेंटेन करने में, नई मेट्रो बनाने में लग गए, वो गवर्नमेंट सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट अम्यूजमेंट पार्क चला रहे हैं, हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, तो पब्लिक का पैसा आ रहा है लेकिन उसमें चैरिटी भी है, उसमें 20% जो है आपने बेड गरीबों के लिए रखे हुए हैं क्योंकि 20% पैसा पब्लिक का है तो उतनी आपको फंडिंग देनी है। ये है पब्लिक सेक्टर जिसमें पब्लिक का पैसा लगा है, वेलफेयर के लिए काम हो रहा है लेकिन विद द प्रॉफिट मेकिंग भी है। और थर्ड है आपका प्राइवेट सेक्टर, जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। कॉर्पोरेट, प्राइवेट सेक्टर का मतलब है कॉर्पोरेट दैट मींस यू आर जस्ट अर्निंग, आपका मुद्दा सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म 1 to 3 years एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन 5 साल से ऊपर कंपनी जा रही है तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर आप फोकस करते हैं। ये है आपका प्राइवेट सेक्टर, जिसमें आपको अगर लोगों के लिए कोई जिम्मेदारी, आप वहां पे बियर बनाइए, वहां पे आप सिगरेट बनाइए, कुछ भी बनाइए, सिर्फ उस पर आपको टैगलाइन लिखनी है कि इट इज इंजरियस टू हेल्थ, इट इज इंजरियस फॉर योर आईज, इट इज इंजरियस फॉर द सोसाइटी, एनीथिंग व्हाट है वो जो आप लिख रहे हैं, उसमें सिर्फ आपको एक वार्निंग लिखनी है क्योंकि आप उसको फॉलो करें नॉर्म्स को, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट आईपीसी के हिसाब से। और जो डोनेशन है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक चैप्टर पढ़ते हैं उसमें आप 2% पैसा पूरे साल में दान कर देते हैं और आप ये कहते हैं कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, बात खत्म हो जाती है। ये है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये होता है प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर 100% गवर्नमेंट, public sector 80-20, 51-49, private sector 100% private. This is the main difference. We are not here talking about the government jobs or the private jobs, what are the securities, what are the DNS allowances, what the government employees are receiving. We are here talking about the sectors. Are you getting me now? Yes ma'am. Yes ma'am. तो जब भी कहीं आप इंटरव्यू में जवाब देते हैं, इससे पहले कि आपको आंसर पता है, बहुत सारी चीजों के आंसर आपको पता है। जैसे एक बच्चे ने कहा मैम आपने कुछ बीजेके बी का बताया था, किसी कोई बच्चा कहेगा मैम आपने वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी का बताया था, जो एंड सो ऑन, कुछ भी आपको पता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, वो गवर्नमेंट सेक्टर कह रहा है या गवर्नमेंट जॉब कह रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ माइंड इट वेरी प्रॉपरली। उस टाइम पे आपको वर्ड्स पे फोकस करना होता है कि क्या कहा जा रहा है। नाउ
बैक टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में देखिए जो मैंने आपको डायग्राम बनाया, इसमें कंक्लूजन पे जाइए सीधे। बुक में ये लिखा है रेंट फ्री अकोमोडेशन, मिस्टर ए अपने बिजनेस पर्पस, अपनी कंपनी के काम के लिए, क्योंकि वो सैलरी ले रहा है तो उसका बिजनेस नहीं है। अगर बिजनेस होता था तो इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन टैक्सेबल होता है। वो सैलरी ले रहा है, वो अपनी कंपनी के काम से दिल्ली से बाहर जाता है, इंडिया से बाहर जाता है, कहीं भी जाता है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, वहां पर गेस्ट हाउस बना हुआ है कंपनी का, तो कोई दिक्कत नहीं है तो वहां पर उसको एक अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट किसी से बात करेगी, किसी स्कूल से बात करेगी, और वहां पर बच्चों का सेंटर पड़ता है जो एग्जाम देने जाते हैं। ये आप लोगों ने लाइफ में नोटिस किया होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में, कि जब आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं तो पब्लिक स्कूल्स में किसी भी प्रीमाइसिस पर हो जाते हैं जो अच्छी हो, जहां वेंटिलेशन, एसी, सारी फैसिलिटीज हों। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉइज गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देने जाते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल इतने सारे नहीं है कि एग्जाम कंडक्ट हो पाए हर जगह। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन द सेम सेंस, गवर्नमेंट क्या करती है इन सेम वे, सॉरी नॉट सेंस, तो गवर्नमेंट क्या करती है उस केस में, कहीं पे कोई प्रॉपर्टी हायर करती है, अरेंज करती है, और अपने एम्प्लॉय से कहती है कि जाइए वहां पर जाके मीटिंग अटेंड करिए और काम करके आइए। ये मुद्दा है कि गवर्नमेंट ने कहा अपने रिप्रेजेंटेटिव से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, गवर्नमेंट ने कहा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ने कहा आर्मी के किसी रिप्रेजेंटेटिव से कि आपको वहां जाके स्टे करना है, हमने वो अकोमोडेशन आपके लिए हायर की है या अरेंज की है, और वहां जाके रुकना है और ये काम करना है। तो उस अकोमोडेशन के जो प्राइजेस हैं, जो वहां पर वो रुकता है, जो वो फैसिलिटीज इंजॉय करता है, वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज में, बिकॉज दिस इज ट्रीटेड एट पर्क्स। इसकी ट्रीटमेंट एज पर्क्स होती है, विच कॉल्ड्स परक्यूसिट्स। इसका पूरा नाम परक्यूसिट्स होता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आज के टाइम में हर कोई उसको पर्क क्या देता है। तो परक्यूसिट्स आर कंप्लीटली टैक्सेबल, उसके ऊपर टैक्स लगता है। अदर एम्प्लॉयर का मतलब है पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है और प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, अदर देन द गवर्नमेंट। उस सेक्टर में भी वो अरेंज करता है एक प्रॉपर्टी और आपसे कहता है आप वहां जाके स्टे करिए और मेरे बिजनेस का काम करिए। दोनों अरेंज नहीं कर रहे हैं, दोनों केसेस में कोई प्रॉपर्टी अरेंज ही नहीं हुई, आप एक होटल में जाके स्टे करते हैं और अपने कंपनी का जो काम है वो करके आते हैं। ये 3 केसेस हैं, क्लियर है? यस मैम। अभी तक आप हाउस रेंट अलाउंस जब पढ़ रहे थे तो हाउस रेंट अलाउंस में आपने सिर्फ एक चीज पढ़ी थी, एक्चुअली रिसीव्ड रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, 50 and 40% ऑफ सैलरी, जहां पर एक डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट द राइट वर्ड बट ओके आई एम यूजिंग इट, डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि जो मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं उनके लिए 50% दिमाग में रखते हैं, बाकी सिटीज के लिए 40% दिमाग में रखते हैं, राइट? यस मैम। यस मैम। उसके बाद आप इंटरटेनमेंट अलाउंस पढ़ते हैं। इंटरटेनमेंट अलाउंस में आप दिमाग में 2 बातें रखते हैं, सिटीज की तो बात ही नहीं रखते, आप रखते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय तो इंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो देयर इज एग्जेम्पशन लिमिट, उस एग्जेम्पशन एक्चुअली रिसीव एंड 20% ऑफ सैलरी एंड 5,000 रुपीज। ये आप इंटरटेनमेंट अलाउंस में दिमाग में रखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर का कि प्राइवेट सेक्टर का है। अब क्वेश्चन में आता है रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब रेंट फ्री अकोमोडेशन में आप दिमाग में 3 बातें रखते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई और सेक्टर का एम्प्लॉय है, और थर्ड या उसने होटल में स्टे किया है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, पहले अब समझा दे रही हूँ आपको, सुनिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो आपको या तो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन रुकने के लिए देगा या फर्निश्ड अकोमोडेशन रुकने के लिए देगा। अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का मतलब होता है कि वो अकोमोडेशन तो है, वहाँ फर्नीचर फैसिलिटी नहीं है। बेड का मतलब फर्नीचर नहीं होता है, बेड इज एसेंशियल थिंग, दिस इज नॉट लग्जरी थिंग। बेड के साथ अगर आपके साथ कवर्ड्स हैं, ड्रेसिंग टेबल है, एसी है, टीवी है, तो ये आपकी फर्निश्ड अकोमोडेशन है। तो वो आपको या तो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दे रहे हैं, सर्वाइवल, फर्निश्ड अकोमोडेशन, इंजॉयमेंट शॉर्ट में, ठीक है। और अगर आपको वो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन देते हैं तो या वो रेंट फ्री होगी, कुछ भी रेंट नहीं है वहां का, गवर्नमेंट का बनवाया हुआ गेस्ट हाउस है, या कंसेशनल रेट होगा, या कंसेशन होगा एक, उस कंसेशनल रेट पे आपको वो अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी। सेम इन फर्निश्ड अकोमोडेशन, फर्निश्ड अकोमोडेशन में भी या तो रेंट फ्री अकोमोडेशन होगी या कंसेशनल रेट होगी। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अनफर्निश्ड अकोमोडेशन में स्टे करता है जो कि रेंट फ्री है, तो जो इनकम फ्रॉम सैलरीज में ऐड होता है वो अमाउंट होता है लाइसेंस फीस। और लाइसेंस फीस हर साल गवर्नमेंट रिन्यू करती है, चेंज करती है और बताती है इस साल की लाइसेंस फीस इस प्रॉपर्टी की इतनी है, और वो लाइसेंस फीस आपकी सैलरी में ऐड हो जाती है। क्लियर? यस मैम। यस मैम।
नहीं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर आपको अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दे रहा है ऑन सम कंसेशनल रेट पे, तो लाइसेंस फीस जो होता है उसमें से जितना भी आपने रेंट पे किया है, आप जाते हैं, आपको पता है सैलरी में टैक्सेबल होगा, आप कहते हैं एक काम करिए रखिए 5,000 रुपए, वहां पे आपने पेमेंट कर दी, तो रेंट एक्चुअल जो पे किया जाता है वो रेंट एक्चुअल पेड जो है वो माइनस हो जाता है, फिर जो अमाउंट होता है वो टैक्सेबल होता है। टैक्सेबल मतलब कि सैलरी में ऐड हो जाता है। फर्निश्ड अकोमोडेशन में रेंट फ्री अकोमोडेशन है, तो लाइसेंस फीस में, क्योंकि वो फर्निश्ड अकोमोडेशन है, इसलिए 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड हो जाती है और वो अमाउंट सैलरी में ऐड होता है। और कंसेशनल में लाइसेंस फीस में से रेंट एक्चुअली पेड माइनस होने के बाद 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड हो जाता है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ अदर एम्प्लॉयर में जाइए। जिसने डायग्राम नहीं बनाया उसको समझ में नहीं आएगा, तो देख लीजिएगा कैसे अपनी फ्रेंड से आपको लेना है, बोरो करना है या बुक में से खुद बनाना है, तो आप टेक योर टाइम, आराम से बनाइएगा। अदर एम्प्लॉयर पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय या प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, इसमें भी अब इसमें डायरेक्टली फर्निश्ड और अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की बात नहीं हो रही है, इसमें बात हो रही है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और रेंट ऑन लीज। इसमें पहले फर्निश्ड है फिर अनफर्निश्ड है, और जैसे उसमें रेंट फ्री और कंसेशन था, इसमें रेंट फ्री की जगह है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और कंसेशन पे है ऑन रेंट और लीज। ठीक है? यस मैम। और जो पॉपुलेशन है, अगर अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है और उस एरिया की पॉपुलेशन 0 to 10 lakhs है तो 15%, 10 to 25 है 15%, ऑन प्लस 25 lakhs पॉपुलेशन है तो 15%। इफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, देन अनफर्निश्ड अकोमोडेशन में ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो पॉपुलेशन में 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी एंड 15% ऑफ सैलरी। और फर्निश्ड अकोमोडेशन में सेम में 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड हो जाता है। और अगर वो इन होटल स्टे करता है तो 24% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर वो होटल में 15 दिन से ज्यादा रहा हो तो। क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। अब ध्यान से इस पूरे डायग्राम को देखिए, ये सिर्फ एक एंट्री के लिए है, इसमें टाइम लगता है। एक एंट्री होगी एक लाइन, उस एक लाइन के लिए पूरा डायग्राम आपको याद होना चाहिए। अब इसको ध्यान से कंक्लूड करके देखिए, जो मैं बता रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, अदर एम्प्लॉयर, इन होटल, तीनों में गवर्नमेंट एम्प्लॉयर में फर्निश्ड अनफर्निश्ड डिलीट करो, मतलब ये बुक में से डिलीट नहीं करना है आपको, ये कंक्लूड करने के लिए दिमाग में रखना है कि फर्निश्ड और अनफर्निश्ड पे आपको फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है सिर्फ लाइसेंस फीस वर्ड पे माइनस रेंट एक्चुअली पेड plus 10% cost of furniture. Mind it very properly what I am saying. In government sector, for the government employer, you are going to consider only license fees minus rent actually paid plus 10% cost of furniture. Okay? यस मैम। गवर्नमेंट सेक्टर में फर्निश्ड हो तो, अनफर्निश्ड हो तो, रेंट फ्री हो तो, कंसेशन हो तो, आप देखिए हर जगह सब में लाइसेंस फीस कॉमन है। अनफर्निश्ड में कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड नहीं होता है और फर्निश्ड में कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड हो जाता है, और जितना उसने रेंट पे किया है वो माइनस होगा ही होगा। तो गवर्नमेंट सेक्टर का अगर क्वेश्चन आता है रेंट फ्री अकोमोडेशन का, तो आप सीधे लिखेंगे लाइसेंस फीस। अगर उसने रेंट पे किया है, रेंट माइनस कर दीजिए। फर्नीचर दिया हुआ है तो फर्निश्ड ही होगा पक्का, 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड कर दीजिए, अमाउंट आ जाएगा। ये शॉर्टकट है। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। अदर्स, बाकी बच्चे, क्लियर हो गया? यस मैम। नेक्स्ट अदर एम्प्लॉयर में जाइए। अदर एम्प्लॉयर में फर्निश्ड अनफर्निश्ड अकोमोडेशन छोड़ दीजिए, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और रेंट आपको कंसिडर करना है कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या रेंट पर है। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है कि ओनर की अपनी अकोमोडेशन है तो 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी। और अगर उसका नहीं है तो 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी। अगर फर्निश्ड होगा तो कॉस्ट ऐड हो जाएगा। तो इन शॉर्ट 7.5%, 10%, 15% प्लस 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। सिर्फ आपको दिमाग में ये बात रखनी है। ठीक है? ठीक है? ओके मैम। यस मैम। ओके मैम। अब मैं आपको क्लास ग्रुप पे 2 स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, दोनों को देखिए और कंसिडर क्या करना है वो बता रही हूँ।
चेक करिए, मिला? यस मैम, मिल गया। मिल गया। देखिए, अब जो फर्स्ट आपके पास टेबल है, डायग्राम है, उसमें पूरा हिसाब किताब है जो बुक में लिखा है। पहली बात तो बच्चों को बुक में समझ में आता ही नहीं है टैक्स, तो आप बुक को थ्योरेटिकल वे में फॉलो नहीं कर पाएंगे। पहले आप पहला वाला पेज बनाइएगा जरूर, ऐसा नहीं कि बनाना नहीं है, वरना चीजें क्लियर ही नहीं होंगी। पहला पेज आप अपने हिसाब से बना लिया, क्या अनफर्निश्ड है क्या फर्निश्ड है, जो भी बवाल है इसमें सारा कुछ बनाने के बाद उसके बाद आप सेकंड पेज पे जाइए, कंक्लूजन पे, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना अभी अभी, जब मैं आप लोगों से गवर्नमेंट सेक्टर का हिसाब किताब पूछ रही थी, लाइसेंस फीस माइनस रेंट एक्चुअली प्लेस प्लस 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, लिखा है ना? यस मैम। एक इसको दिमाग में बिठा लो, और एक 7.5 10% 15% को दिमाग में बिठा लो। क्लियर है? तो अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो 15 है, 10 to 25 है तो पॉपुलेशन कम है तो 10% है, पॉपुलेशन 0 to 10 है तो 7.5% है। ठीक? यस मैम। यस मैम। ओके, नोट डाउन अ क्वेश्चन नाउ। The basic salary of Mr. A is 10 lakhs. And Mr. A is an employee in a company in Agra, population 15 lakh. Mr. A is an employee in a company in Agra, population 15 lakhs. Full stop. The company has provided him a house at concessional rent. Full stop. This house is owned by the company and its fair rent is 700 rupees per month. And 8% of salary is deducted as rent. ओके, ठीक है? क्वेश्चन मैम। नोट किया है नहीं? मैम वो हाँ वो बोलो। फर्स्ट लाइन बेसिक सैलरी कितनी थी वो एक बार बता दो। 10 लाख। ओके। वो अब लाइन सुनो, रिपीट। अब सुनिए ध्यान से। इसकी बेसिक सैलरी 10 लाख रुपए। एक मिनट, नोट कर दे। इसकी बेसिक सैलरी 10 लाख रुपए, लिखिए। बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर ए इज 10 लाख रुपीज। प्लस अब लिखिए रेंट फ्री अकोमोडेशन, RFH लिखते हैं इसको, रेंट फ्री हाउस अकोमोडेशन। मैं ए लिखती हूँ, वो मेरी गलत आदत है। आप लिखिए RFH, रेंट फ्री अकोमोडेशन, प्लस रेंट, सीधे हम और कुछ नहीं लिखवा रहे, DAV जो भी है, सीधे रेंट फ्री अकोमोडेशन लिखो। अब रेंट फ्री अकोमोडेशन में लिखिए, आपने सबसे ऊपर पढ़ा है कि पॉपुलेशन है 15 लाख, राइट? यस मैम। तो पॉपुलेशन 0 to 10 lakhs, 10 to 25 lakhs प्लस 25 lakhs, 3 पॉपुलेशन होती है। 3 पॉपुलेशन में आपके पास 7.5% है, 10% है, 15% है, और फर्निश्ड में 15%, 15%, 15% है, राइट? यस मैम। ओके, आपकी पॉपुलेशन है 15 lakhs, तो 15 lakhs का मतलब है 10%, राइट? यस मैम, 1 लाख रुपीज। यस मैम। राइट? आप उस डायग्राम को अभी देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, आप लोग फॉलो कर लीजिए आराम से। देखिए 15 lakhs में 10% ऑफ आपका सैलरी टैक्सेबल है, तो 10 lakhs लिखिए सबसे पहले, उसका 10%, राइट? यस मैम। 10% ऑफ सैलरी कितना अमाउंट आ जाएगा? 1 लाख रुपीज। लिखिए 1 lakhs। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है आगे? The company has provided him at concessional rate. कंपनी ने उसको कंसेशनल रेट पर प्रोवाइड किया है। अब आप डायग्राम देखिए, नाउ यू गॉट कंफ्यूज्ड। इट ऑफ क्वेश्चन है कि कंसेशनल रेंट की बात तो हुई थी गवर्नमेंट सेक्टर में, ये है प्राइवेट सेक्टर में, इसकी कंपनी जो कंसेशनल रेंट पर दे रही है, तो आप उसमें कंफ्यूज द डायग्राम है कि लाइसेंस फीस
या कंसेशन जो भी होता है, कंसेशन लाइसेंस फीस माइनस आप उसमें से करते हैं द रेंट एक्चुअली पेड बाय हिम प्लस 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। आपने एक बेसिक ये पैराग्राफ याद किया था, राइट? Yes, ma'am. लाइसेंस फीस माइनस रेंट एक्चुअली पेड प्लस 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। इसमें फर्नीचर का हिसाब किताब नहीं दिया, वो गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, लाइसेंस फीस कुछ नहीं दिए, हमें इस बात से कोई भी मतलब नहीं होगा इस क्वेश्चन में, ओके? क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए चीजें होती हैं, लेकिन क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय ने क्लेम किया है, अभी छोड़ दो, अभी बताती हूँ, आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, ये अदर एम्प्लॉयर है, आप कंसीडर ही नहीं करेंगे। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है तो कंसेशनल रेंट की बात ही खत्म हो गई। फेयर रेंट जो है 700 रुपीज पर मंथ, वो जो है लाइसेंस फीस है, हम उसे कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है और ये तो कंपनी में जॉब करता है। सीधे सीधे लिखा है इज वर्किंग इन अ कंपनी इन आगरा इन द पॉपुलेशन 15 lakhs, हम उसे कंसीडर ही नहीं करेंगे। और इसमें 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर दिया ही नहीं हुआ है, वो भी ऐड नहीं होगा। हम सिर्फ 10% कॉस्ट ऑफ 10% ऑफ सैलरी जो है वो ऐड करेंगे एज अ हाउस फ्री अकोमोडेशन, बट ही इज पेइंग 8% ऑफ हिज सैलरी एज डिडक्टेड रेंट। इसमें से हम रेंट माइनस करेंगे 8% ऑफ सैलरी, 8% ऑफ 10 lakhs कितना आ जाएगा? 80,000। 80,000. तो 20,000 रुपीज इज टैक्सेबल एंड पार्ट ऑफ सैलरी। तो 10,20,000 रुपए इसकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, ठीक है? अब आप कहेंगे मैम हमने कंसेशनल रेंट कंसिडर क्यों नहीं किया, या फिर हमने 700 रुपए फेयर रेंट क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर जो होता है ना, वो ये प्रोवाइड करता है लाइसेंस फीस अपने गेस्ट हाउस और उसमें करते हैं, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है। दूसरी बात, आप यहाँ पर एसएससी नहीं है, इनकम टैक्स ऑफिसर है। आप इनकम टैक्स ऑफिसर है, आपने पढ़ा, ये मिस्टर ए कह रहा है मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मिस्टर बी कह रहा है मैं प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हूँ, तो आपने अलग अलग ट्रीटमेंट कर लिया। लेकिन ऐसे ही आपके पास एक पेज आता है, वो है प्राइवेट सेक्टर में, और जो फायदे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के वो भी क्लेम कर रहा है। क्लेम करना अलग चीज होता है, और आप उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, सैंक्शन कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। ये मिस्टर ए क्लेम कर रहे हैं कि वो जो प्राइवेट वो जो हाउस है कंसेशनल रेंट का है, उसका ये हिसाब किताब है गवर्नमेंट की तरह। आपको पता है सब जो मर्जी कहानी करते रहो, हमें 10% टैक्स लगाना है, टैक्स हम लगाएंगे। हाँ, आपने वहां पर रेंट पे कर दिया है अपनी सैलरी में से, तो वो हम माइनस कर देते हैं। क्लियर? यस मैम। ओके मैम। Yes, ma'am. 447 क्लियर है। ओके, मैं रुको इसका स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ तुम लोगों को। देखो, क्लियर? अब बस दैट्स इट, आज इतना काफी है क्योंकि टाइम भी हो गया दूसरी क्लास का मेरा। लेकिन आप लोग पूरी बुक में से कोई सा भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, कोई सा भी क्वेश्चन इलिस्ट्रेशंस में से। इस डायग्राम से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो सॉल्व नहीं होगा, ओके? एंड एटलीस्ट बेटा 2-4 प्रैक्टिस खुद कर लेना, ठीक? Okay, ma'am. कर लेना। अगर अनसॉल्व नहीं कर रहे तो कम से कम सॉल्व खोल के देख लेना। दिन भर यूट्यूब और ये ट्विटर और ये फेसबुक और ये जो अटरम पटरम जो भी है सारा व्हाट्सएप, उसमें से टाइम निकाल के कम से कम देख जरूर लेना। ओके मैम। Okay, ma'am. ओके मैम। और अगर डाउट हो तो कल पूछना। एक सेकंड रुक जाओ। एंड स्टूडेंट शायद कल क्लास नहीं हो पाएगी, आई एम नॉट डैम श्योर कि क्लास हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बिकॉज कल कॉलेज में डांस सोसाइटी के ऑडिशन है, आई एम द कन्वीनर ऑफ द डांस सोसाइटी ऑफ माय कॉलेज। तो हो सकता है अगर मैं ऑडिशंस में बिजी हुई, जज वज आए, पता नहीं कौन सा डीआईडी आता है क्या, उसका कोई जज वज आ रहा है कुछ, तो अगर बिजी रही तो हो सकता है क्लास नहीं हो, नहीं बिजी रही तो मैं डेफिनेटली क्लास लूंगी, ठीक है? Okay, ओके ma'am. मैम। ओके बेटा, थैंक यू। मैम वैसे आपने कहा था कि हमारी 4 क्या days बेटा? होती है क्लास, आपने कहा। नहीं, फ्राइडे को शायद मैं क्लासेस लूंगी, अब ऐसा हो सकता है, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके बेटा, थैंक यू। Thank you, ma'am. ओके।